नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर हमला केजरीवाल की तरफ से किया गया है। बिजली के लिए आपका आंदोलन जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया है और एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई एक राज्य बता दीजिए जहां पर कांग्रेस 24 घंटे बिजली देती हो या फिर चाहे बीजेपी की सरकार जिस राज्य में हो वहां पर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती हो। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पंचकुला में इसकी शुरुआत की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है तो हरियाणा के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आज से हरियाणा प्रदेश में बिजली आंदोलन का आगाज किया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। बिजली आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, आप सब लोग जानते हो। मैं खुद हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा में पैदा हुआ, बहुत सारे रिश्तेदारियां, बहुत सारे दोस्त यार, तो हरियाणा से बहुत लोग आते रहते हैं मेरे पास। उन लोगों से जब चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हरियाणा के अंदर बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है। अभी सुशील गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में कई सारी समस्याओं की चर्चा की। उन सबका आने वाले समय में एक एक करके सब बातें उठाएंगे, लेकिन आज बिजली की बात करूंगा केवल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? कोई कहता है 6 घंटे के लगते हैं। अच्छा, ये अभी बता रहे थे ये जो बिजली गई थी अभी ये जनरेटर से चल रहा है, बिजली आई नहीं है अभी। कोई कहता है 8 घंटे के लगते हैं। मैंने भी एक बीजेपी का कोई नेता, उसने ट्वीट किया अभी थोड़े दिन पहले। उसने कहा मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं और यहां पे 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में 1 मिनट बिजली नहीं जाया करती थी। तो बीजेपी वाले भी मानते हैं कि दिल्ली में बिजली नहीं जाती और गुड़गांव में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। तो पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ये भी मैं नॉन एनर्जी चार्जेस, ऐसे कुछ सरचार्ज, नॉन एनर्जी चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा रखे हैं। बताइए। तो बिजली के बिल, मेरे को कोई बता रहा था 200 यूनिट बिजली अगर खपत करो तो 1200-1300 रुपए का बिल आता है। दिल्ली में 0 बिल आता है 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो। मेरे को कोई बता रहा था कि 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो 1700-1800 रुपए का बिल आता है। बताओ, पंजाब में 300 यूनिट इस्तेमाल करो तो भगवंत मान साहब ने 0 का रखा है बिजली का बिल। और बताते हैं, अभी जैसे अम्मा बता रही थी वहां पे 1,40,000 उनकी, आप शक्ल देखो, इतनी गरीब अम्मा बता रही है, एक बल्ब, एक पंखा, उनकी लड़का हैंडीकैप्ड, विधवा औरत, 1,40,000 आ सकता है उनका बिल? नहीं आ सकता। ऐसा लोगों के इतने गलत बिल बना रखे हैं, इतने गलत बिल बना रखे हैं इन्होंने कि लोग चक्कर काट रहे हैं। लोगों की चप्पलें घिस गई, जूते घिस गए बिजली दफ्तर के चक्कर काट काट के। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और गलत बिल भेज देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, और जब ठीक नहीं करेंगे कहेंगे भरो, और भर सकते नहीं हम, फिर आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। है तो होता कि नहीं होता? फिर आपका आके बिजली का कनेक्शन काट के चले जाएंगे। बिजली बिना गुजारा नहीं है। जब वो कनेक्शन काट के जाते हैं तो फिर चोरी से एक तार डालनी पड़ती है, फिर चोरी का केस बना देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? यही मेरे को सबने बताया, जितने लोग मेरे पास आए बोले जी बहुत बुरा हाल कर रखा है। और फिर गांव के अंदर कभी किसी के घर पे रात को सवेरे 4 बजे रेड मार देंगे किसी के घर पे। करते हैं कि नहीं करते? 4 बजे सवेरे रेड मार देंगे, रात को 12 बजे रेड मार देंगे।
महिलाएं होती है घर के अंदर, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गांव वाले अगर इकट्ठे हो जाएं तो उसके ऊपर वहीं रमन सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की है। राहुल गांधी पर हमला भी इस दौरान उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर हमला भी किया। क्या कुछ कहा पूर्व सीएम रमन सिंह ने, आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अब भूपेश जी, आप क्यों घबरा रहे हो? प्रधानमंत्री जी का इशारा भ्रष्टाचारियों पे है। जब से प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी सरकार बनी है जो भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई कर रही है। और जब भ्रष्टाचारियों पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती है तो भूपेश जी सामने आते हैं। और जब कोयला घोटाला, शराब घोटाला के मामले जब प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। तो ये तो कार्रवाई होगी ही और हो रही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से ही लक्ष्य बनाए हैं। एक बात लगातार वो 2018 के बाद उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18, 19, 20, 23 आ गया, हर महीने एक बार इस मुद्दे को दोहराते हैं। और वो मुद्दा रहता है कि डॉक्टर रमन की संपत्ति बढ़ी है। हर बार ये प्रेस में इनका बयान आता है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इसके पहले भी शायद उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। बिलासपुर के हाई कोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और 18 के बाद लगातार जिस मुद्दे को उठाते रहे हैं, न्यायालय का फैसला क्या आया उसके बाद भी वो रिपीट और रिपीट करते हैं। यानी न्यायालय, उच्च न्यायालय पर भी भरोसा भूपेश बघेल को नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर से अपने फैसले में कहा, डबल बेंच का ये फैसला था, ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बता के खारिज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी 2018 से वही राग अलाप रहे। हर महीने प्रेस में डॉक्टर रमन की संपत्ति की बात होती है। इससे बड़ा और कौन सा मंच मिलेगा जहां पे जांच के बाद, और इसमें आपको बता दूं 2003 का इलेक्शन, 8 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन जिस आधार पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग इसका हिसाब लेता है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला लिया है। ये सत्याग्रह राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, राज्य प्रभारियों और पार्टी के अग्रिम संगठनों सहित विभाग के प्रमुखों को पत्र भेजकर कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि मौन सत्याग्रह इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। वेणुगोपाल ने कहा कि ये समय एकजुट होने का है और ये बताने का है कि सच और न्याय की लड़ाई में राहुल गांधी अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों नागरिक खड़े हैं। उल्लेखनीय है कि गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया था। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय राज्य में बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। 45 घंटे से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई है, भारी नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन जाने हैं वो कम गई। और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से और जो पर्यटक है उनसे ये अनुरोध किया है कि नदी और नालों के किनारे मत जाइए। अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है।
पिछले रात से लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है। नदी नाले में उफान भर के आया, प्रदेश को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अभी जान माल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है, सड़क के किनारे लैंडस्लाइड हुए हैं। कुछ पर्यटक हमारे लाहौल स्पीति में, वहाँ बारिश नहीं होती थी, कम बारिश है, लेकिन वहाँ कुछ पर्यटक हमारे रुके हुए हैं। और वहीं हम के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर बात की है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीटों के बंटवारों को लेकर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक स्थिति वाली बात हुई है। जिनको उन लोगों के साथ जो लीडरशिप है, कोई वैसा मेरा भी साठ गांठ नहीं है या नज़दीकी नहीं है कि मैं उनके अंतर तक की बात जानता हूँ। कितना सीट किनको देंगे, कितना सीट पर वो लड़ेंगे, जहाँ तक हम लोगों की बात है कितना सीट देंगे अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। सम्मानजनक स्थिति सिर्फ ये है कि हाँ भाई आप लोगों को सम्मानित करेंगे या सम्मान देंगे, बस इसी बात पर हम लोग अभी हैं। अब कितना सीट किसको मिलेगा ये भाजपा या भाजपा गठबंधन में जो लोग हैं आपस में बैठेंगे, तय करेंगे। वो तय करने वालों में मैं नहीं हूँ, इतना कहना चाहता हूँ। ये सब कयास लगाने की बात है। कयास लगाने का कोई कयास पर कोई आंसर देना उचित नहीं है। क्या होगा क्या जाएगा इससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को कहा नहीं जा सकता है। लीडरशिप पर निर्भर करता है, एनडीए पर निर्भर करता है कि एनडीए अपने जो दल हैं उनके साथ घटक दल हैं उनको कितना सीट नवाजती है, वो लोग समझें। उसके बारे में कोरोना महामारी ने देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के अलावा कई कमियों को उजागर किया है, जिसमें नष्ट होने के कगार पर खड़ा पर्यावरण भी शामिल है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कहीं न कहीं गंभीर बीमारियों के पनपने की वजह बन रहा है। सरकारें पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, लेकिन वो भी सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित है। ऐसी स्थिति में एक युवक ने मिसाल पेश करते हुए पर्यावरण बचाने के लिए 12,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकालने का संकल्प लिया। वहीं प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दतिया में 17 जगहों पर छापेमार कार्रवाई करके 16 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। दरअसल आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन को सूचना दी थी कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में टीमें गठित कर 17 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 358 पाव देशी शराब, 108 लीटर हाथ से की भट्टी से बनी शराब जब्त की गई है। आपको बता दें कि शराब की कीमत जो है वो 44,000 रुपए बताई जा रही है। श्री संजय कुमार जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि दतिया जिले में ग्रामीण इलाके में खासकर अवैध शराब बिकने की शिकायत आ रही है, आपको कार्रवाई करना है। पूरा आबकारी विभाग जो कार्यपालिक स्टाफ था 3 टीमों में विभाजित होकर आज पूरे जिले में 22 स्थानों पर दबिश दी है, जिसमें 358 पाव देसी शराब और 108 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त कर 22 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें से 16 आरोपियों को धारा 34(1) के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया। मौके से उनको जमानत पे छोड़ा गया और 6 आरोप। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक जो है वो अस्पतालों की दशा सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी रायबरेली जिला अस्पताल प्रशासन का मनमाना रवैया लगातार जारी है। दरअसल अस्पताल के वार्डों में मरीजों के साथ आवारा कुत्तों ने ठिकाना बना लिया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस बारे में अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रायबरेली की उचाहर में स्थित एनटीपीसी के संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामूहिक आत्मदाह करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें ये पूरा मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के एनटीपीसी के राख
उपयोगिता विभाग में सेलो ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का है। दरअसल सभी संविदा कर्मचारी 13 सालों से एनटीपीसी में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी संविदा को समाप्त करके उन्हें हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया है, जिससे परेशान होकर पीड़ित सभी संविदा कर्मचारियों ने केंद्रीय श्रम आयुक्त राजीव रंजन से न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर केंद्रीय श्रम आयुक्त इन लोगों को दोबारा नौकरी पर रखने की बात कही थी, लेकिन एनटीपीसी के कर्मचारियों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। इसी से आहत होकर सभी संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामूहिक आत्मदाह की घोषणा की है, जिसका जो पत्र है अब वो वायरल हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन में इस पत्र के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और सर क्या किया जाए, यही एक रास्ता विकल्प बचता है। हमको तो खैर बुलाया भी गया था अंदर, लेकिन हमको कहा गया कि तुम्हारी आधी तनख्वाह वापस कर दी जाएगी, 5,000 रूपये तुमको तनख्वाह मिलेगी। 5,000 में? जी। और ये तो प्लांट का नियम है, प्लांट के ही अधिकारियों ने कहा ये तो प्लांट के नियम है यार, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मतलब नहीं कर सकते। और जितने दिन तुम तो ड्यूटी करने लायक भी नहीं हो, और हम लोगों को 13 साल से यहाँ से ड्यूटी कर रहे हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट कोई नोटिस दिए निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए आप लोग 14 तारीख को गोपना घाट पे। इसके अलावा सर हम लोगों के पास अब चारा ही नहीं बच रहा है। वहीं मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के आका पांडे भोजपुर गांव में बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली घर पहुंचकर 2 महीने से गांव में बिजली न आने का आरोप लगाकर बिजली कर्मचारियों की लापरवाही बताई, जिसमें बिजली उपभोक्ता बिजली घर पहुंचे और गांव में बिजली न आने को लेकर विरोध जाहिर किया। बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि समय अनुसार लगे मीटर का भी बिल जमा कर दिया जाता है, लेकिन बिजली समय पर नहीं दी जाती है। पिछले 2 महीने से बिजली गांव की कटी हुई है, जिससे भारी संख्या में गांव के बिजली उपभोक्ता विरोध करने पहुंचे थे और समाधान की मांग की है। क्या मामला है जो अभी मामला है 3-4 बार 4 महीने हो 3 महीने हो गए, लाइट में गई नहीं है। ट्रांसफार्म भेजते हैं छोटा, वो फूक जाता है, इंसान कहते हैं कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जय फोन तक नहीं उठाता हमारा, अभी कॉल करिए मैं जय को, जय ने फोन नहीं उठाया हमारा। तो चोरी तो खुद करते हैं जय साहब, फोन नहीं उठाते, क्यों ना फोन, जब जनता आती है फोन उठाओ उनका, समस्या सुनो। गाँव में 2 महीने हो गए, बच्चे प्यार को मर रहे हैं लाइट से, लाइट कौन दे रही। अच्छा, अब बात हुई किसी से? अब बात हुई, जय साहब ने फोन उठाया, बात किससे करना था। मैं घूम ली बिजली घर में, कोई अधिकारी है ही ना, सब छुट्टी में। कौन छुट्टी आज, इसे बताओ, संडे कल की छुट्टी होनी चाहिए, आज छुट्टी है। अच्छा, बिल पूरा दे रहे हैं, बिल जाकर दे सकते हैं हमारा। जैसा बोले बिल ना दे रहे हो सब, और हम बिल ना दे रहे हैं, या तो हमारा टैप वो खोले जाकर कनेक्शन जाकर हमारा। गरीब आदमी है, मजदूर कमा के पैसे दे रहे हैं उन्हें बिल के, या फिर जैसा मजे में 40-45 हज़ार रुपये, 50 हज़ार 60 तनख्वाह ले रहे हैं कि लोग बार लाइट नहीं दे रहे। क्या में हमारा ट्रांसफार्म बड़ा चाहिए, बड़ा कौन देते। बुलंदशहर से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां रोडवेज बस ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में ई रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। ये बिलसूरी पे हुआ साहब, मूंजी लगाने जा रहे टिर्री में, और सब वही लेडीज, और इधर से रोडवेज आई मार। तो इनकी वहीं डेथ हो गई? वही डेथ हो गई। कितने लोग और घायल हैं इसमें? इसमें कम से कम 5-6 घायल और लेडीज हैं। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस तो आ गई भी। बुलंदशहर में NH 91 पर सिकंदराबाद में गुलावठी कट सड़क की हालत जर्जर हो गई है। सड़क के गड्ढों में बारिश का पानी भरने से छात्राओं से भरी ई रिक्शा पलट गई, जिसमें कई छात्राएं घायल हो गईं। यह हाल तब है जब कांवड़ यात्रा के चलते गड्ढा मुक्त करने के आदेश सड़कों को DM ने PWD को दी थी, लेकिन अभी तक DM के निर्देशों का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।